हमने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसने संभाल रखा है। चाइना ने कहा कि इंडिया जो है हमारे लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। अभी संग्रीला डायलॉग में उसने कहा सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो ये है कि हम बहुत ही ताकतवर बन जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल द आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीसी प्रिपरेशंस। आई होप आप अपनी प्रिपरेशंस को डे बाय डे बेसिस पे बेहतर कर रहे होंगे और इसी के साथ हमारे 30+ कोर्सेज बाइलिंगुअल मैनर में आपके लिए अवेलेबल है। सारे मेजर ऑप्शनल सीसैट सब्जेक्ट कोर्सेज और जीएस कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है, अवेल करते रहिए। और साथ में 6 to 12 के लिए जो हमारा स्पेशल SIP प्रोग्राम है ये भी चल रहा है। एक इंडिविजुअल सिंगल स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है और स्कूल के लिए भी अवेलेबल है। तो काफ़ी स्कूल्स हमारे साथ ऐड भी हो रहे हैं, उनको भी हम ऑनलाइन मोड में ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें और बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। ARM जाता है और पोस्ट कार्ड सीरीज है इसके साथ। बच्चे को कहीं भी राइट डाउन कुछ नहीं करना और बच्चे को इस मैनर में चीज़ें पढ़नी है कि उसका जो लेवल है, उसके थॉट प्रोसेस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो रियलिस्टिक अप्रोच में डेवलप हो सके। केवल क्लास बाय क्लास केवल मेमोराइज ना करे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि जब उसे रिप्रोड्यूस करना पड़े उस नॉलेज को तो वो कर पाए। वो तभी हो पाएगा जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और ये नीड भी है NEP की भी, आज की हमारी सोसाइटी की भी और हमारे इंडिया की भी। तो इसमें इसेंशियल और आधार दो तरीके के बैचेज हैं। 6 to 8 के लिए इसेंशियल और 9 to 12 के लिए आधार। तो इसको यूज़ करिए और प्रीफर भी करिए, लोगों को बताइए भी, क्योंकि बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। और एक बार जो इससे जुड़ेगा डेफिनेटली वो 100% रिजल्ट लेके जाएगा। इसमें कहीं कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है। आगे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और उस सिचुएशंस में आपके पास फिर वही प्रिपरेशन करने का समय नहीं बचेगा, क्योंकि दुनिया डे बाय डे बेसिस पे आगे बढ़ती चलती जा रही है और आप पीछे चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अपने आप को और इम्प्रूव करिए। अभी संग्रीला डायलॉग हुआ और संग्रीला डायलॉग में जो मेन बात निकल के आई वो चाइना की तरफ से एक बात आती है। खैर, चाइना अपने थॉट प्रोसेस के लिए बहुत दुनिया में फेमस है। एक प्रोपोगेंडा, एक एजेंडा को थॉट करके और प्रोपोगेंडा चलाने का उसका कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है। लेकिन 1980s के बाद जब से चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए और 1991 में जब USSR ब्रेक हो जाता है और केवल रसिया बचता है और वर्ल्ड ऑर्डर में USA का डोमिनेशन है, तो यहाँ चाइना अपने लिए इसे कहते हैं कि जो आपदा में अवसर खोजने वाली सिचुएशन, चाइना को दिखता है कि भाई ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे पास एक ऑप्शन है और हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो चाइना वहाँ से अपने आप को राइज करना शुरू करता है। अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छा काम भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना आज के डेट में अपने आप को USA का सबसे क्लोजेस्ट कंपटीटर मानता है। वो यही मानता है कि USA के बाद हम ही हैं और कई चीज़ों में हम तो USA से आगे भी जा रहे हैं। खास तौर से साइंस टेक में वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर रहा है। डिफेंस में उसने बहुत अच्छा काम किया। इसमें उसके लीडर्स, वहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत सपोर्टेड है, लेकिन उससे भी सपोर्टेड वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो है। किसी और कंट्री में इस तरीके की लीडरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगी, खासतौर से डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो ये है कि हम बहुत ही ताकतवर बन जाएं, लेकिन हमारा इंटेंशन सही ना हो तो हमारे अंदर इविल थॉट आएंगे और इविल थॉट कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। जो ये एंसेंट में भी आप देखेंगे डेमन्स के कॉन्सेप्ट आते थे, हर रिलीजियस, हर सिविलाइजेशन में इस बात को रखा गया। तो आज की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं यही है कि जो चाइना है वो दुनिया में अपनी डोमिनेशन लाना चाहता है और चाइना का जो एक फिनेंशियल जो ट्रैप पॉलिसी है, जिसके थ्रू वो लोगों को लोन देता है, जो कंट्रीज को लोन देता है, और उसी के बेसिस पे जब वो उसके लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ के पोर्ट, वहाँ के जो लोकेशंस, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करता है और अपनी रिक्वायरमेंट को वो मीट कर रहा होता है। ये बेसिक इस चाइना की पॉलिसी है। अभी संग्रीला डायलॉग में उसने कहा कि इंडिया उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है, चाइनीज मिलिट्री के लिए कोई थ्रेट नहीं है। और PLA की डेलीगेशन ने कहा, यहाँ एक बात बनती है कि अगर PLA की डेलीगेशन ये बात कह रही है कि इंडिया थ्रेट नहीं है, तो उसके बेसिस क्या है। कभी कोई बात होती है तो उसके रेशनल थॉट पे हम बात करेंगे कि बेस क्या है और इंडिया को इसको लेके क्या सोचना चाहिए, क्या लग रहा है। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर के जिस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक तरीके से देखिए NATO चाह रहा है कि इंडिया उसका पार्ट बन जाए, वर्ल्ड ऑर्डर में USA हमको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लेता है
और इंडिया जो भी कर रहा है, इंडिया के अपने नॉर्म्स हैं, अपनी कंडीशंस हैं, और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इंडिया अपने आप को, अपने स्टेप को मूव ऑन करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी चीजों को बढ़ाता है। जो मेनली पीएलए डेलीगेशन कह रही है वो ये कह रही है कि किसी भी सिचुएशंस में साउथ एशियन नेशन जो है, क्योंकि संग्रीला डायलॉग बेसिकली एशियन कंट्री का ही एक मिलिट्री डायलॉग होता है, और इसमें ये बैठ के देखा जाता है कि क्या जो इंटरनल सिचुएशन चल रही है या जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको नए अप्रोच से किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, इस तरीके की बातों को देखा जाता। तो बट ऑब्वियस मौका था, दस्तूर भी था, और वहां चाइना ने अपनी फिर उसी तरीके की हरकत करी। और चाइना ने कहा कि इंडिया जो है हमारे लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज आर्मी है वो इंडिया से बहुत आगे जा चुकी है और इंडिया उस रास्ते पे भी बढ़ भी नहीं पा रहा है। फिर उसने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो कभी भी लॉयल पार्टनर नहीं बन सकता, चाहे वो वॉशिंगटन हो और चाहे वो चाइना हो। रीजन बिंग कि इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी है, ये बात इसमें कही गई। पहले संग्रीला, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि संग्रीला एक एशिया कंट्री की डिफेंस समिट है, और इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं या इस लेवल की जो चीजें होती हैं उसको डिस्कशन करते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस को हम देखते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो बायलैटरल इश्यूज है उसको किस तरीके से नए अप्रोच के साथ हम उसको ओवरकम कर पाए, उसको लेके बात की जाती है। और एक सबका अपना अपना तरीका है सोचने का, कहने का। चाइना का एक अपना तरीका है, तो चाइना ने अपनी वही चीज़ों को बताया यहाँ कि इंडिया जो है हमारे से काफ़ी बहुत दूर है, और चूंकि जो इंडिया है वो हमें कैच नहीं कर सकता है क्योंकि वीक इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए उसने एक स्पेशल वर्ड मेंशन किया है, वीक इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसने कहा है, वीक इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है। और चाइना अपने बारे में कह रहा है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक डिफेंस इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है। फिर वो ये कहता है कि आप इंडियन मिलिट्री सिस्टम को, वेपन सिस्टम को देखो आपको दिखेगा कि कितने तरीके के जो टैंक हैं, उनके टैंक के टाइप्स किस तरीके के हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैसे हैं, उनके वॉरशिप कैसे हैं, और इसी में वो कहता है कि इंडिया क्या डेवलप कर रहा है। तो वो अपने मिसाइल सिस्टम के बारे में भी वो बात करेगा, तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेगा। और चाइना ने इसी कंपैरिजन के बिहेव पे कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो है, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वो वर्ल्ड ऑर्डर की है, वो इंडस्ट्री बहुत वर्ल्ड ऑर्डर की है, इंडिया उसमें कहीं नहीं टिकता, इसलिए इंडिया हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है, पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर इसको भी देखेंगे कि क्या बातें हैं। साथ में उसने ये भी लॉजिक दिया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट इंपोर्टर रहा है। सिप्री की रिकॉर्डिंग के जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, और 2080 से 22 के बीच में इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर रहा है वेपन्स का, ये बात इसने कही है। जिसमें ये भी कहा है कि 31% जो है वो केवल रसिया से ही लिए गए हैं, मतलब रसिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी वो बहुत ही ज़्यादा है। जो इंडिया है वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा, करना चाह रहा या नहीं कर पा रहा, ऐसी चीज़ें कही है इनके सीनियर कॉलोनल ने, और भी जो डेलीगेशंस के लोगों ने, उन्होंने अपनी अपनी बात को यहाँ रखा हुआ है। एक बात ये भी कही गई है कि जो इंडिया यूएस लीड जो क्वाड जो बनाने के बारे में सोच रहा है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होने वाला, वो कभी भी चाइना को ये लोग काउंटर नहीं कर पाएंगे। चाइना इसके साथ पैरेलली शंघाई कॉर्पोरेशंस में, एससीओ में इंडिया के साथ है, इंडिया वहाँ भी एक रोल में है, ब्रिक्स में भी है, जो इमर्जिंग मार्केट बनती जा रही है वर्ल्ड ऑर्डर की। तो एससीओ और ब्रिक्स का हम यूज़ करके इंडिया को यहाँ हम मैनेज करेंगे। और ब्रिक्स के अंदर जो हमने चीज़ों को फोकस रखा हुआ है कि जो हमें देखिए ब्रिक्स का जो मेजर चैलेंज है वो ये क्या है कि मार्केट्स को, एशियन मार्केट को बूम करने को लेके बात कही गई है। वहाँ ये चीज़ें काफ़ी हद तक दिख रही हैं। अलग करेंसी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि करेंसी लेके आते हैं ताकि डॉलर की डोमिनेशंस को डिनाई किया जाए। अभी इंडिया इस पे नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ ये बातचीत चल रही है। या अगर ऐसा होगा तो आगे एक चैलेंज होने वाला है डॉलर की डोमिनेशन को लेके, लेकिन फिलहाल डॉलर की डोमिनेशन चल रही है। जब एससीओ के बारे में कहते हैं तो एससीओ को बेसिकली नाटो के कंपैरिजन में देखा जाता है, और चाइना का यही मोटिव था कि वो जिस तरीके से नाटो बना वैसे ही हम एससीओ बनाते हैं, और उसके अंदर जो रीजनल सिक्योरिटी है जिसके अंदर हम टेररिज्म को फाइट करने वाली बात करते हैं, सेपरेटिस्ट को फाइट करने वाली बात है, एक्सट्रीमिस्ट को फाइट करने वाली बात है, उसको हम देखते हैं। लेकिन एससीओ का जो मोटिव है वो पूरी तरीके से सक्सेस है ही नहीं, क्योंकि चाइना का हर जगह ड्यूल स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए कि जो वहाँ की जो चाइना के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ
कि चाइना ने किस तरीके से बिहेव, वो इंडिया के अकॉर्डिंग एसईओ के थॉट्स के प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज करता है, वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज करता है। इंडिया के टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं मानता। इवन तो यूएनओ के अंदर भी अगर किसी टेररिस्ट को बैन करने के लिए बात हो तो चाइना वीटो का यूज करता है। चाइना अपने सेपरेटिस्ट को सेपरेटिस्ट मानता है, एक्सट्रीमिस्ट को मानता है, लेकिन दूसरे कंट्री के जो सेपरेटिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको नहीं मानता। चाइना ही वो कंट्री है जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करी, उसके साथ रिलेशंस बनाए और ऐसी तमाम एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो चाइना बेसिकली केवल अपने इंटरेस्ट देखता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो पॉलिसी को चेंज करता रहता है। दूसरा, चाइना इंटरनेशनल लेवल के किसी लॉज को बहुत नहीं मानता। बार बार साउथ चाइना सी को लेके बात आई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस बात को उठाया गया, लेकिन जो उसकी जजमेंट है उसको भी वो नहीं मानता। चाइना ने ये भी कहा कि जो इंडिया है, इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हिमालयन में, उसमें भी वो बता रहा है कि हमारी वाहवाही है, हमने 20 इंडियन सोल्जर्स को किल करा और पीएलए के केवल 4 ही मरे थे, जबकि अपने आप में प्रोपेगेंडा है, झूठ है, पता नहीं कितने मरे थे। कुछ आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि अराउंड 400 के अराउंड ये डेथ थी। अब क्या रियलिटी है, क्योंकि वहाँ मीडिया है इस तरीके की है नहीं और कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट मीडिया है वो फैब्रिकेटेड न्यूज़ यूज़ करती है और वहाँ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी कि बेसिकली बात हो क्या रही है। आगे बढ़े तो लॉयल पार्टनर को लेकर वही बात कहता है चाइना की अमेरिका के साथ इंडिया का भी लॉयल पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी इंडिपेंडेंस डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। एक कीवर्ड है, ये नोट डाउन करते रहिए, आपके लिए फायदा होगा। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। अब देखिए, एक बड़ा बेहतरीन सा कोट है कि हमने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसने संभाल रखा है। चाइना कभी भी इस मोड में नहीं रहा कि वो वर्ल्ड ऑर्डर में डोमिनेशंस कर पाए, वो चाहे किसी भी मोड में, किसी भी चीज में रहा। पिछले 3000 साल की अगर हिस्ट्री उठा के देखिए इंडिया की, तो एक वॉरियर ग्रुप है, एक वॉरियर कम्युनिटी है। हम एक वॉर छोड़ने के बाद और कोई वॉर नहीं हारे हैं चाइना से। उसके बाद ऐसा नहीं कि चाइना ने अटेम्प्ट नहीं करा, चाइना ने उसके बाद कंटिन्यू अटेम्प्ट करे हैं इंडिया के ऊपर। ऑलमोस्ट आफ्टर 5 ईयर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट करता ही करता है, कुछ ना कुछ उसके साथ वो रहता ही रहता है और हर बार वो मुंह की खाया है, लेकिन वो केवल एक चीजों को याद रखता है। तो एक तरीके से फैब्रिकेटेड थॉट है। दूसरा, इंडियन आर्मी के बारे में बात करें और अब चाइनीज आर्मी के बारे में बात करें तो दोनों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंडियन आर्मी वर्ल्ड ऑर्डर की नंबर 2 आर्मी मानी जाती है, चाइनीज की तो क्रेडिबिलिटी कभी थी ही नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। जो चाइना प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाता है वो केवल एडिटेड वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा उनकी रियलिटी है नहीं। करेगा क्या चाइना? और अगर चाइना को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो चाइना देख ले रसिया की सिचुएशन यूक्रेन में क्या हुई है। रसिया कहाँ है वर्ल्ड ऑर्डर की 2 या कई चीजों में तो वो अमेरिका से भी आगे है, मिसाइल सिस्टम में तो अमेरिका से भी आगे है वो, लेकिन वो यूक्रेन में उसकी क्या दशा हुई। यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहीं तक रसिया, और रसिया लास्ट मोड पे खड़ा है। ये सिचुएशन है कि रसिया अपने वेपन्स इंडिया से और म्यांमार से मंगा रहा है बैक, क्यों? वेपन नहीं है उसके पास। इंडिया में एक दृष्टा का कॉन्सेप्ट आया। दृष्टा का मतलब होता है जो चीजों के परे सोच सके, जान सके। ये केवल मेटलिस्ट चीजें, ये आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को समझेंगे तो आपके अंदर विजनरी अप्रोच नहीं, आपके समझ नहीं है चीजों की, ये तो कोई भी कॉमन पर्सन कर सकता है। दृष्टा का मतलब होता है जो समय के परे झांक सके, जो समय के परे देख सके, तब वो दृष्टा माना जाता है। तो हमारे पास तो हर चीज ऐसी रही, हमें समय की भी समझ थी, आज भी समझ है। और दूसरी चीज, आपके कंपैरिजन में हमारा क्या कंपैरिजन? एक आदमी है जो सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, एक गांव है वो सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, तो उसको ज्यादा टेंशन होगी कि भाई हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, हम अपने लोगों को सिक्योर करें, ज्यादा वेपन लेके आए तब उसके अंदर। और एक ऐसा गांव है जो बहुत पीसफुल है, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में उसके साथ किसी कम्युनिटी से उसके साथ कोई क्लैशिंग है, तो उसको केवल वही संभालने की जरूरत होगी ना कि उस दूसरे गांव की तरह। तो दोनों के कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है, या दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे कैसे चीजों को सोचेंगे? ये सेम सिचुएशन है चाइना की और इंडिया की कोई वर्ल्ड ऑर्डर में हमको अपनी डोमिनेशन सो ही नहीं करनी। अगर इंडिया विश्व गुरु बनने की बात करता है तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करता है, वो ये बात करता है कि किस तरीके से कल्चर को
प्रमोट किया जाए, सिविलाइजेशंस को प्रमोट किया जाए, पीस को प्रमोट किया जाए, इन्वायरमेंटल चैलेंज को ओवरकम किया जाए। लेकिन चाइना इसके अगेंस्ट अपोजिट बातें करता है। चाइना दूसरे को ट्रैप में फंसाने की बात करता है, इंडिया हमेशा ट्रैप से निकालने को लेके बात करता है। तो हमारे और चाइना के थॉट प्रोसेस में ही डिफरेंसेस हैं बहुत लंबे। दूसरा, अगर मिलिट्री वाइज भी देखें तो इंडिया पिछले 3,000 सालों से बहुत बेहतरीन इंडियन आर्मी, जो जमीन पे इंडियन आर्मी की सिचुएशन है वो वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। हरा नहीं सकते आप, क्यों केवल हथियारों से अगर लड़ाई लड़ी जाती तो आपको हिस्ट्री के इतने एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। फिर तो इंडिया की जो सिचुएशन है, फिर तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में कौन से हथियार उठाए गए थे, या इसके पहले भी आप देख लीजिए कि मुट्ठी भर लोगों ने 40-40 हजार लोगों को हराया। 300 स्पार्टा का अगर आपके पास एग्जांपल हो, देखिए काफी फेमस मूवी है, क्यों, कितने लोग थे वो। दूसरा, एंसेंट सिविलाइजेशन से भी उठा के देखें तो आपके पास एक ऐसा ग्रुप रहा कि जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में, चाहे वो सिकंदर रहा हो, चाहे या उसके बाद की कम्युनिटी रही हो, ऐसा कोई नहीं रहा जो इंडिया की पावर को ये माने कि नहीं इनके अंदर पावर नहीं है। दुनिया ने इंडिया की पावर का लोहा माना है और हमने इसको जमीन पे प्रूफ करके दिखाया है। और हम दोनों तरीके से डील करते हैं। हम पहले उसको सप्रेस कर देते हैं जब जरूरत होती है, आर्मी की जरूरत होती है। भाई पाकिस्तान के ऊपर जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करा और उसके बाद जब इंडिया ने रिटेलिएट करा तो हमारी क्या सिचुएशन थी, हम लाहौर तक चले गए। लेकिन फिर भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि वार की सिचुएशन क्या है, वार को एंड कैसे करना है। इंडिया चाहता तो जैसे जर्मनी की सिचुएशन है वर्ल्ड वार 1 के बाद वर्ल्ड वार 2 की सिचुएशन, वैसी एशिया में बन जाती। ये कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। हम अपने भी नेबर के साथ ऐसा कर सकते थे, कई नेबरों ने हमारे साथ करा, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं करा। अब जैसे नेपाल सरीके देश है इंडिया के साथ, जो इस बात को नहीं समझते हैं, जब इंडिया इन बात को समझाता है। अभी नेपाल के जो पीएम साहब आए थे इंडिया, मेनली वो क्या रिक्वायरमेंट थी उनकी, वो एयर स्पेस चाहते हैं इंडिया का। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, चाइना की साइड से वो जा नहीं सकता। सी रूट अगर भी एक्सेस करना होगा तो वो कहां से एक्सेस करेगा, वो इंडिया के थ्रू ही एक्सेस करेगा। एयर रूट चाहिए तो वो भी इंडिया के थ्रू मिलेगा। तो नेपाल सरीके कंट्री की सिचुएशन ये है कि नेपाल भी चाइना के अकॉर्डिंग चीजों को कर रहा है और फिर फंसता है तो फिर इंडिया आता है और फिर इंडिया उसकी मदद करता है। श्रीलंका का एग्जांपल आप देख लीजिए, इंडिया ने समझाया, नहीं माने, फिर इंडियन चाहे तो इंडिया अपनी आर्मी का यूज कर सकता था, लेकिन इंडिया ने कभी अपनी आर्मी का यूज नहीं करा, जरूरत ही नहीं है हमें करने की। हमें पता है जो एक्चुअल में पावरफुल होता है वो हर जगह दबाव नहीं बनाता, और जो हर जगह दबाव बनाता वो सबसे ज्यादा कमजोर आदमी होता है दुनिया का। इसीलिए अपनी कमजोरी को समझ के जो चलता है वही महान होता है, वही बड़ा होता है। और चाइना इस बात को प्रोपेगेंडा में लेके जाता है। चाइना इस बात को नहीं समझता कि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम सेव नहीं करेंगे, वो जितना ज्यादा अगर हम उसका मिसयूज करेंगे उतना ही हमारे फ्यूचर के लिए वो चैलेंज है। लेकिन इंडिया इससे इतर बातें करता है। अब इसके पहले भी इस तरीके की चीजें हुई थी, जब चाइनीज इकोनॉमी को ये दिखाया गया था कि चाइनीज इकोनॉमी एक बहुत स्टेबल इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी अनस्टेबल है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं लोगों के साथ। तो भी हमने एक रिस्पॉन्ड करा था चाइना को, और चाइना को जब जरूरत है, गलवान की तरह बात कर रहे हैं, गलवान में कितनी देर खड़े हुए और उसके बाद इन्होंने दूसरा गलवान क्यों नहीं कर लिया। अरुणाचल में इनके पास एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है, और चाइना अगर इस बात को नहीं समझता, प्रोपेगेंडा करता रहता तो कर ले, लेकिन प्रोपेगेंडा रियलिटी नहीं बनेगा कभी भी। मीडिया में के अंदर अपनी बातें रखना वो सेम सिचुएशन है कि वीडियो गेम के अंदर आप बैठ के अपने एनिमी को हिट कर रहे हैं, लेकिन रियल टाइम सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि जो घर में आदमी बोलता है वो बाहर नहीं बोल पाता, वही सिचुएशन चाइना की। तो इस वजह से जो चाइना की जो चीजें हैं वो इतनी बड़ी नहीं है कि चाइना हमको चीजों को आगे बढ़ा पाए। उसने एक दो लॉजिक दिया है कि जैसे इंडिया जो है वो नॉन अलाइव मूवमेंट नैम का पार्टनर रहा, ठीक बात है, रहा, और जिनपिंग उसको और नए लेवल पे जाना चाहते हैं। उसने मेनली बात कही कि हम एक एशियन मॉडल के कॉन्सेप्ट को काम करेंगे। एशियन मॉडल क्या कहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात करेंगे, हम एक दूसरे को काटने का नहीं, जोड़ने के लिए हम बात करेंगे। हम कॉलोनिज्म को, इंपीरियलिज्म को, जो फॉरेन इंटरवेंशन है, इनको हम
डिनाई करेंगे। तो बेसिकली नेम का यही कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट। तो ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट में भी देखिए आज इस समय पिछले 1.5 साल से वर्ल्ड न्यूज में है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में किसको माना जा रहा है ग्लोबल साउथ का लीडर? इंडिया को। भाई जिनपिंग से कोई मिलता है तो गले तो लगाता नहीं, लेकिन वही इंडियन पीएम से लोग मिलते हैं तो हर आदमी गले लगाना चाहता है, हर आदमी सुनना चाहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पीएम के पास कोई एक्सटर्नल पावर आ गई है, वो कोई बहुत बड़े सेंट हो गए जब उन्होंने किसी को छू दिया और वहां की मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन चाइना इस बात को एडमायर नहीं करेगा, और जब चाइना इस बात को एडमायर नहीं करेगा तो चाइना इन चीजों को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ, एक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कविता है, उसमें यही बात, तो यही रिफ्लेक्शंस देखने को आपको मिलेंगे। वो एक तरीके से अंदर से एक कुढ़न सी है उससे। एशियन मॉडल में डायलॉग, एक्सचेंज और निगोशिएशन से रिलेटेड बात की गई है, जो रियल में एशियन मॉडल है भी, लेकिन चाइना इस बात को कहीं भी नहीं मानता। और चाइना अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए 2027 तक इसने अपनी डेडलाइन बना के रखी हुई है। और साथ में ब्लू वाटर नेवी के लिए 2035 तक ये कर लेगा, और 2049 तक फर्स्ट क्लास मिलिट्री जैसे यूएस मिलिट्री है वैसा बनाने के लिए इन्होंने अपने आप को बना रखा है। ये कर भी लेंगे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इंडिया अपने अकॉर्डिंग काफी स्ट्रांग है। इंडिया जमीन पे भी है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। कोई चीज एक दिन में नहीं बन जाएगी, वो समय लेता है। कोई कंट्री का डेवलपमेंट एक दिन का फेज नहीं है। और जिस तरीके से लीडरशिप चल रही है, जिस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी अपने आप को मैनेज कर रही है, वो कहीं ना कहीं राइट पाथ पे है। वो आगे जाके और भी चीजें बेहतर होने वाली हैं। कोई भी आए उसका कोई लेना देना नहीं है, लीडरशिप को लेके बात की जाएगी। तो इंडियन लीडरशिप पे कभी ऐसी दिक्कत नहीं रही कि वो इतने विजनरी नहीं रहे। हाँ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वो चलता है, ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो कुल मिला के चाइना अब का जो ये सवाल है वो अपने आप में बेसलेस है। चाइना इससे बहुत आगे नहीं जा सकता, और चाइना को जो करना है वो करे। इंडियंस अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, क्योंकि इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हाथी की तरह मस्त रहना, और चाइना ड्रैगन की पॉलिसी को फॉलो करता है। तो ड्रैगन का मतलब ये होता है कि वो दूसरे की टेरिटरी, दूसरे के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर अपने आप को डोमिनेशन डालना। तो दोनों के थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा अंतर है। इस वजह से चाइनीज इस तरीके से बोलते रहते हैं। और संग्रीला डायलॉग में इससे पहले एससीओ की और जो सबमिट हुई थी उसमें भी बात थी। तो हर जगह इनका कुछ ना कुछ कहना होता है। G20 वाले में भी आपको देखने को मिला था कि इन्होंने बाइकाट करा था, करते रहे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। इंडियन डिप्लोमेसी अपने अकॉर्डिंग बेहतर चल रही है, और इंडिया की मिलिट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा ही कम पड़ेंगे हम यूएस के आर्मी के कंपेरिजन में, अदरवाइज इंडियन आर्मी बेस्ट वन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारगिल वार इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके बाद अभी जो अरुणाचल के अंदर जो चाइनीज आर्मी की धुलाई हुई थी वो भी बहुत बेहतर एग्जांपल है। चाइना इस वीडियो को देख सकता है, कई जगह मिल जाएंगे, कई हैंडल पे, उसके टिकटॉक पे तो बहुत ढेर सारे ऐसे वीडियो पड़े होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।